किसानों को जोड़ने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अन्न खाता है और अन्न का उत्पादन करने का काम किसान करता है। भारत के अंदर करोड़ों की संख्या में किसान भाई हैं, किसान बहनें हैं, तो उन किसानों को जोड़ने के लिए, बहनें तो सब महिला पतंजलि योग समिति में है, भाइयों में जो किसानों का काम करते हैं उनके लिए पतंजलि किसान सेवा समिति सेवा का काम करता है। योग तो सब संगठन सिखाएंगे, योग करेंगे, योग की कक्षा लगाएंगे। योग के अतिरिक्त पतंजलि किसान सेवा समिति का काम है खेती, विश्व मुक्त खेती सीखना, उसका सिखाना, उसका प्रशिक्षण देना। किसानों का कोई मुद्दा है, कोई स्थानीय मुद्दा है, तो मुख्यालय की अनुमति से उन किसानों की जागरूकता के लिए, किसानों के प्रशिक्षण के लिए काम करना। तो पांचवा हमारा संगठन है पतंजलि किसान सेवा समिति। हमारे भारत के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सदियों से भारत के अंदर रहते हैं, लेकिन जिनकी भाषा गोरखाली है, नेपाली है। तो ऐसे नेपाली संस्कृति को, गोरखाली संस्कृति को मानने वाले, जो फौज के अंदर भी लड़ने का काम करते हैं, भारत की सीमाओं की रक्षा करने का काम करते हैं, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनके बीच में योग के प्रचार प्रसार के लिए हमरो स्वाभिमान संगठन हमारा सेवा का काम करता है। उत्तराखंड के अंदर, दार्जिलिंग के आसपास एक बड़ी संख्या हमारे गोरखाली भाइयों की है। और अभी वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज से 5 करोड़ से अधिक लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो हर जिले में, हर राज्य में हमारे सोशल मीडिया के भाई बहन, हमारे सोशल महिला पतंजलि योग समिति के अंतर्गत सोशल मीडिया में हमारी बहनें सेवा करती हैं और हमारे भाई सेवा करते हैं। तो सोशल मीडिया एक हमारा संगठन है। तो ये हमारे संगठन समाज के अंदर सेवा का काम करते हैं। अब पतंजलि केवल योग आयुर्वेद का काम नहीं करता, पतंजलि योग आयुर्वेद के साथ साथ शिक्षा का बड़ा काम करता है। आज सुबह आपने आदरणीय एनपी सिंह साहब को सुना होगा, सुना या नहीं सुना? तो ये जो काम पतंजलि कर रही है भारतीय शिक्षा बोर्ड का, इस काम से पूरे देश में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? और पतंजलि आज से शिक्षा की सेवा का काम नहीं कर रही, जो सरकार नहीं कर सकती वो काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्याचार्य जी स्वयं गुरुकुल से पढ़े, तो पतंजलि गुरुकुलम के नाम से पतंजलि गुरुकुल के शिक्षण संस्थान चला रही है। हरिद्वार के अंदर बाल गुरुकुलम, कन्या गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, देवप्रयाग के अंदर गुरुकुल, घासेड़ा के अंदर गुरुकुल संचालन का काम चल रहा है। और जब पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने देखा कि गुरुकुल में सब लोग नहीं पढ़ सकते, अगर डॉक्टर इंजीनियर तैयार करने हैं तो गुरुकुल के साथ साथ हमें आधुनिक शिक्षा भी गुरुकुल में देनी पड़ेगी, तो उसको नाम दिया आचार्य कुलम। हरिद्वार के अंदर, रांची के अंदर और नॉर्थ ईस्ट में असम के अंदर आचार्य कुलम, जो आधुनिक और प्राचीन शिक्षा का संगम है, उसका संचालन हो रहा है। आयुर्वेद के क्षेत्र में अच्छे वैद्य तैयार करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय सेवा कर रहा है। देखिए, जितने एमबीबीएस बीएमएस के कॉलेज होते हैं प्राइवेट, उनमें सब में डोनेशन से एंट्री की दी जाती है, लेकिन पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय है जिसमें अपने मैनेजमेंट कोटे की सीट भी मेरिट के आधार पर सरकार को दी हुई है और जहां 1 रुपए का भी डोनेशन नहीं लिया जाता और सबसे अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। आयुर्वेद को बचाने के उद्देश्य से पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज चला रहा है। इसी प्रकार से शिक्षा का हमारा चौथा बड़ा संस्थान है पतंजलि विश्वविद्यालय। पतंजलि विश्वविद्यालय भारत और दुनिया का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो योग के लिए, आयुर्वेद के लिए और भारतीय संस्कृति से संबंधित जितनी भी प्राचीन विद्याएं हैं, भारत के जितने दर्शन है, वेद दर्शन उपनिषद है, उनको सीखने सिखाने का एकमात्र विद्यालय, विश्वविद्यालय है। और शिक्षा के क्षेत्र में 5वां हमारा प्रकल्प है, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का बड़ा सपना है कि हम भारत में, आजादी के बाद भी भारत में आजादी नहीं मिली। आज एक बच्चे से आप पूछें तो उसको औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं की 7 पीढ़ियां याद हैं, लेकिन पूछे कि राम जी के दादाजी का नाम क्या था तो नहीं पता। अपने दादाजी का नाम नहीं बता सकते। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ऐसे बहुत से महात्मा मिल जाएंगे जिनको अपने परदादा का नाम नहीं पता, तीसरी पीढ़ी का नहीं पता। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का उद्देश्य है कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएं जिसमें हमें मुगलों के
विदेशियों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाए, विदेशियों की शिक्षा व्यवस्था नहीं हो, शिक्षा का हम स्वदेशीकरण करें, भारतीयकरण करें। उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया गया है, जिसके बारे में प्रातःकाल आपको आदरणीय एनपी सिंह जी से बताया होगा कि उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य यही है, आप भी बोलिए अपनी कक्षाओं में, कि हम हर विद्यालय को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे और हर विद्यालय को जोड़कर भारत की शिक्षा व्यवस्था से को लॉर्ड मैकाले की गुलामी की शिक्षा से मुक्त कराकर उसका स्वदेशीकरण, उसका भारतीयकरण करेंगे। पहले उसका नाम हमने वैदिक शिक्षा बोर्ड रखा था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप पढ़ाइए वही जो आपको पढ़ाना है, लेकिन वैदिक शब्द लिखेंगे तो मुसलमानों को, वामपंथियों को, बहुत से लोगों को आपत्ति हो जाएगी, इसलिए शब्द का जो चयन करना है वो भारतीय का रखिए। तो ये हमारे शिक्षा के संस्थान है। ऐसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में परम पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पतंजलि के माध्यम से आज हर घर में कोई एक व्यक्ति बीमार है या नहीं है। 40 साल से अधिक किसी की आयु है तो उसको एक बीमारी है, 50 साल से अधिक आयु है तो 2 बीमारियां हैं, 60 साल से अधिक आयु है तो 3 से 4 बीमारियां हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज हैं। जिनकी आयु 20 साल से कम है, ये भारत सरकार के डाटा कहते हैं कि हर दूसरी तीसरी बेटी और बेटे का आयरन कम है, कैल्शियम कम है, वो कुपोषण का शिकार है। भारत ऐसा देश है जहां पर छोटे छोटे बच्चे लाखों की संख्या में हर साल केवल दस्त लगने से मर जाते हैं। भारत में जो युवा भी हैं, उन युवाओं को हार्ट अटैक हो रहे हैं, हर युवा को बीपी डायबिटीज का खतरा है, हर महिला को, माता और बहन को ऐसा खान पान दूषित हो गया है कि थायराइड से लेकर अलग अलग बीमारियों का खतरा है। तो इस सारे वातावरण में बीमारियों से बचाने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो केवल और केवल पतंजलि और योग आयुर्वेद कर सकता है। तो पतंजलि चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा काम कर रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारे संस्थान सेवा कर रहे हैं, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि वेलनेस के माध्यम से आप रोज देखते हैं कि जो असाध्य बीमारियां हैं वो ठीक हो रही हैं। आपकी कक्षा में भी कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगे कि योग से इसको पूरा लाभ नहीं मिल रहा, तो उसको एक हफ्ते के लिए आप पतंजलि वेलनेस में भेज दें, योगग्राम में भेज दें। उस पतंजलि वेलनेस में एक हफ्ते तक जब व्यक्ति रहेगा तो उस एक हफ्ते में उसको ऐसे चमत्कारिक लाभ होते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। असाध्य बीमारियां भी यहां पर ठीक होती हैं। आप में से कौन कौन है जो योगग्राम या पतंजलि वेलनेस में अभी तक आया है? आ चुके सब लोग? तो आप तो सब बड़े जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। चलिए एक बार अभिनंदन जो देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है उनको परसों दिखाया जाएगा और अंतिम दिन यदि संभव हुआ तो आप उसको और डिटेल से देख पाएंगे। तो पतंजलि वेलनेस में असाध्य बीमारियां ठीक होती हैं। योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पंचकर्म, षटकर्म, श्रृंगी थेरेपी, रक्त मोक्षण से लेकर 250 प्रकार की चिकित्सा की थेरेपियां दी जाती हैं। खान पान पूरा बदल दिया जाता है। तो आपको भी अपने आसपास, अपनी रिश्तेदारी में कोई असाध्य रोगी लगे तो उसको पतंजलि वेलनेस में भेजिए। बस एक ध्यान आपको रखना है, पतंजलि में एडमिशन के नाम से, पतंजलि का सेंटर देने के नाम से, पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन के नाम से, पतंजलि वेलनेस में आपको इंटरनेट से कोई नंबर नहीं लेना। नंबर कहां से लेना है? केवल आस्था टीवी से नंबर आपको लेना है, जो लाइव कार्यक्रम में आता है। फेसबुक से मत लीजिए, गूगल से मत लीजिए। और आपकी डायरी खोलिए, एक बार लास्ट का पन्ना निकालिए, लास्ट दूसरा तीसरा पन्ना देखिए, उसमें सारे कॉन्टेक्ट नंबर हमने आपको दिए हैं। आपसे लोग पूछेंगे विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे लेना है, गुरुकुल में एडमिशन कैसे लेना है, तो यहां आपको सारे नंबर मिलेंगे, ईमेल आईडी मिलेगी, वेबसाइट मिलेगी, केवल उसी के ऊपर आपको संपर्क करना है। तो हमारे आरोग्य और वेलनेस के चिकित्सा के संस्थान है पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम, पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल, पतंजलि वेदा लाइफ ऋषिकेश, पतंजलि वेलनेस मोदी नगर, और इसके साथ साथ पूरे देश भर में 2000 से अधिक पतंजलि चिकित्सालय और मेगा स्टोर हैं, जहां पर पतंजलि का वैद्य निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देने का काम करता है। और 1 लाख से अधिक हमारी योग की कक्षाएं हैं। और अभी असम से कौन कौन आए हैं? नॉर्थ ईस्ट से कुछ बहनें आई हैं। तो अभी गुवाहाटी के अंदर भी पतंजलि वेलनेस की एक इकाई अभी नवरात्र में शुरू होने जा रही है। और आगे आने वाले समय में पूज्य स्वामी जी महाराज का एक सपना है कि हर जिले में,
हम एक एक पतंजलि वेलनेस की इकाई को खोल सकें। अब पतंजलि शिक्षा चिकित्सा के साथ साथ स्वदेशी के क्षेत्र में भी बड़ा काम कर रही है। आज से 85 साल पहले 1.5 लाख रुपए लेकर एक विदेशी कंपनी आई कोलगेट नाम की, और आज वो 5,000 करोड़ रुपए हमारे देश के लोगों की जेब से निकाल लेती है हर साल। कितने? 5,000 करोड़ से ज्यादा। तो उस विदेशी कंपनी ने हड्डियों का चूरा भी अब दांतों के ऊपर रगड़वाया। उस विदेशी कंपनी ने 85 साल में जो किया, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 5 साल में करके दिखा दिया, और हमारी दंत क्रांति ने कोलगेट को पीछे छोड़ दिया। तो स्वदेशी के क्षेत्र में जब लोग केवल स्वदेशी के विचार की बात करते थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्वदेशी के क्षेत्र में विचार के साथ साथ लोगों को विकल्प दिया। लोग कहते थे कि साबुन तो स्वदेशी अच्छा, लेकिन स्वदेशी साबुन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी तो लक्स और लाइफ बॉय की ही हमें अच्छी लगती है, पैकेजिंग उसी की अच्छी लगती है। तो विदेशी कंपनियों को उनसे अच्छे, उनसे सस्ते, उनसे अच्छी पैकेजिंग के और अच्छी क्वालिटी के उत्पादों का विकल्प देने का काम भी पतंजलि योगपीठ ने किया है। तो हमारे स्वदेशी के संस्थान क्या है? सबसे पहले हमारा स्वदेशी का संस्थान है दिव्य फार्मेसी। जब शुरू में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दवाइयां बनानी शुरू की, तो पहले दवाइयां ट्रस्ट में बनती थी, लेकिन ट्रस्ट एक साल में केवल 100 करोड़ रुपए का सामान ले सकता है या बेच सकता है। तो उस जब लोगों की डिमांड ज्यादा हुई तो दिव्य फार्मेसी पहली संस्था बनानी पड़ी। उसके बाद दूसरी, जब दिव्य फार्मेसी से ज्यादा डिमांड शुरू हुई तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के नाम से एक और संस्थान बनाया गया। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्याचार्य जी ने यह देखा कि केवल औषधियां बनाने से काम नहीं चलेगा, एलोवेरा का जूस बनाने के नाम पर विदेशी कंपनियां लूटती हैं। आप में से किस किसने जिन्होंने 1200 रुपए लीटर एलोवेरा जूस खरीदा हुआ है? फॉरएवर का या एमवे का किसी ने खरीदा? 1200 रुपए लीटर एलोवेरा जूस। खड़े हो जाएं एक बार, किस किसने खरीदा है? खड़े होइए एक बार। किन बहनों ने 1200, 1500, 1800 रुपए लीटर एलोवेरा जूस खरीदा हुआ है? एक बार। कितने रुपए लीटर खरीदा है बहन जी? 1800 रुपए लीटर। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने आज से 20 साल पहले 2001-2 में 1800 रुपए का 1 लीटर एलोवेरा का जूस खरीदा था। आज के हिसाब से 8000 रुपए का 1 लीटर। जब विदेशी कंपनियां 1800 रुपए का 1 लीटर जूस बेचती थी, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 150 रुपए का 1 लीटर एलोवेरा का जूस उपलब्ध करवाया। ये स्वदेशी की सेवा करने का काम किया। आप में से भी कोई कह सकता है ना कि पतंजलि तो व्यापार करती है। पतंजलि व्यापार नहीं करती, पतंजलि परोपकार और उपकार करने का काम करती है। पतंजलि का आप एक दंत कांति खरीदते हैं, उससे अगर 1 रुपए की भी बचत होती है तो वो 1 रुपया पूरे का पूरा सेवा में लगाया जाता है, वो कोई व्यक्तिगत प्रयोग नहीं करता। तो पतंजलि व्यापार नहीं करती, पतंजलि परोपकार करने का काम करती है। ये आपको बोलना है, ये बताना है। तो हमारा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड बनाया गया, और जब एलोवेरा जूस के नाम से, आंवला जूस के नाम से, मसालों के नाम से लूट थी, तो उसके लिए पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाया गया। फिर जब ये देखा कि केवल यहां से नहीं हो सकता, असम को, नॉर्थ ईस्ट को बचाना है, वहां पर कन्वर्जन हो रहा है, तो तेजपुर में पतंजलि तेजपुर बनाया गया। डेयरी के लिए पतंजलि महाराष्ट्र नवासा में डेयरी लगाई गई। पतंजलि दूध डेयरी के नाम से अलग से प्लांट बनाया गया, पतंजलि डेयरी के नाम से एक संस्थान बनाया गया, पतंजलि परिधान के नाम से एक संस्थान बनाया गया। कई बार आपके सामने बात आती होगी कि पहले तो हम जींस के लिए मना करते थे, बाद में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जींस लॉन्च कर दी। तो लोग सवाल करते हैं ना, कई बार सोशल मीडिया पर आ जाता है। तो देखिए, जींस हमारा पहनावा नहीं है, हम जींस को प्रमोट नहीं करते, लेकिन 500 रुपए की जींस बनवाकर अगर लिवाइस नाम की या दूसरी विदेशी कंपनियां उसको 5000 की बेचें और हजारों लाखों करोड़ रुपए की लूट करें, तो वो जींस हमारे स्वदेशी कारीगर की हमें उपलब्ध करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए?
तो उसी उपलब्धता के आधार पर हमने जीन्स को उपलब्ध करवाया, और केवल जीन्स उपलब्ध नहीं करवाया, पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि परिधान में खड़ाऊं भी उपलब्ध करवाई, रुद्राक्ष की माला भी उपलब्ध करवाया, और लंगोट से लेकर धोती कुर्ता तक सब उपलब्ध करवाया। तो वो एक वैरायटी के लिए किया गया था। उसके पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि हम जीन्स पहनाना चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि आप धोती कुर्ता स्वदेशी पहने, मजबूरी में पहननी पड़े तो भी विदेशी नहीं पहने, केवल स्वदेशी आपको पहनना है। उसके बाद पतंजलि सोलर एनर्जी के नाम से एक और संस्थान बनाया गया। तो ये हमारे स्वदेशी के संस्थान है। अभी आपको एक अवलोकन करवा देते हैं। ये पतंजलि योगपीठ है, ये हमारा भारत स्वाभिमान का कार्यालय है, जहां पर सारे संगठनों का मुख्यालय यहीं पर है। पतंजलि अनुसंधान संस्थान, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, मोदी जी जहां पर आए हैं, जिसका शुभारंभ मोदी जी ने किया, और मोदी जी से लेकर गडकरी जी से लेकर अभी थोड़े दिन पहले भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी एक कार्यक्रम में थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने पतंजलि को घूम घूम कर देखा है, और जो काम सरकार नहीं कर सकती वो काम पतंजलि कर रहा है। जितने देश और दुनिया के बड़े लोग हैं सब पतंजलि योगपीठ में आए हैं। यह आप देख रहे हैं, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर चूहों के ऊपर रिसर्च करने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। यह आपको थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं। पतंजलि ग्रामोद्योग, हमारी गौशाला, कुदरती खेती के ऊपर रिसर्च करना और प्रशिक्षण देना। 1 लाख से अधिक किसानों को कुदरती खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हमारे अलग अलग ट्रस्ट, ये यूके के अंदर, जैसे भारत का अंडमान निकोबार है, वैसे ही यूके में लिटिल कैम्ब्री एक उनका द्वीप है। उस वह द्वीप पतंजलि योगपीठ का यूके का मुख्यालय है। यूएसए में, कनाडा में, नेपाल में, मॉरिशस में, दुबई, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी ने योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति के कार्यक्रम किए हैं। हमारे संगठनों के माध्यम से 5-5 लाख लोगों के परम पूज्य स्वामी जी महाराज के योग के कार्यक्रम हुए हैं। 20 से ज्यादा गिनीज बुक और दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड पतंजलि के माध्यम से बनाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से पहले जैसे नालंदा और तक्षशिला होता था, वैसा गुरुकुल, वैसे विश्वविद्यालय पतंजलि योगपीठ द्वारा बनाए जा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, ये सामने पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड, योगग्राम, निरामयम, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय। ये वेदा लाइफ ऋषिकेश का देखिए कितना सुंदर वातावरण में बना हुआ है। ये हमारी स्वदेशी के संस्थान, हमारी दिव्य फार्मेसी, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, ये इतनी बड़ी है, ये देखने में आपको लग रही है। यहां पर अगर आप घूमें, अभी आपको हम केवल एक सेक्शन दिखाएंगे, जितने 700 से अधिक प्रोडक्ट हैं वो सारे पतंजलि योगपीठ में हरिद्वार में बनाए जाते हैं। कई बार लोग क्या कहते हैं, कई बार कहते हैं कि जी पतंजलि इतने प्रोडक्ट कहां से बना सकती है, कई बार लोग कहेंगे इतना शहद कहां से आता है, कई बार लोग कहेंगे इतना घी कहां से आता है। ये सारे उत्तर भी आपको इस शिविर में मिलने वाले हैं। ये तेजपुर में यूनिट बनाई गई है, और तेजपुर में पतंजलि ने जो यूनिट बनाई वो केवल फैक्ट्री नहीं बनाई। तेजपुर में 1962 में चीन आ गया था, तो पतंजलि इतनी जिम्मेदार और राष्ट्रभक्त है कि पतंजलि ने अपनी फैक्ट्री के अंदर लड़ाकू जहाज उतर सके ऐसी हवाई पट्टी बनाई है कि अगर एयरफोर्स का स्टेशन चीन के हवाई जहाज नष्ट कर दें तो पतंजलि की फैक्ट्री में हमने 20-20 फीट की सीमेंट डाली है कि यहां पर जरूरत पड़े तो फाइटर प्लेन उतर सके। अब ये कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर करेगी, अंबानी अडानी करेगा? ये केवल पतंजलि कर सकता है, और पतंजलि की जो ताकत है वो आप लोग हैं। आप जो जाकर सेवा करेंगे उससे पतंजलि की ताकत बढ़ेगी। डेयरी में पतंजलि ने सबसे पहले गाय का घी और गाय का दूध उपलब्ध करवाया। उससे पहले गाय का घी और गाय का दूध कोई उपलब्ध नहीं करवाता था।
परिधान से लेकर सोलर से लेकर आईटी से लेकर कोई ऐसा सेवा का क्षेत्र नहीं है जिसमें पतंजलि सेवा नहीं करती हो। लोगों से उपले खरीदना, गन्ने खरीदना, आंवला खरीदना, एलोवेरा खरीदना, पतंजलि की जितना रॉ मटेरियल है वो किसान के खेत से आता है। विदेशी कंपनियों का जितना रॉ मटेरियल है वो कारखानों से आता है। आपदा में कहीं केदारनाथ में आपदा आई, बिहार में आई, असम में आई, श्रीनगर में आई, नेपाल में भूकंप आया, सब में पतंजलि सबसे आगे बढ़कर सेवा का काम करती है। तो ये मैंने आपके सामने, ये बड़े बड़े कार्यक्रम है लाखों लोगों के, अगर मैं सारी चर्चा करूं तो कई घंटे चर्चा हो सकती है, लेकिन संक्षेप में बात करें तो सेवा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें पतंजलि सेवा नहीं करती हो। और ये सामने देखिए, सोशल मीडिया के अंदर भी आपको एक्टिव रहना है। आपकी जब समूह चर्चा हो तो आप में से कौन कौन व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं? सब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्हाट्सएप के ऊपर आपको चुटकुले भी भेजने हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी भेजिए, आप अपनी फोटो भी भेजिए, लेकिन साथ में 10% पोस्ट आपकी, रोज एक पोस्ट योग, आयुर्वेद और पतंजलि के बारे में जरूर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दूसरा, आप में से फेसबुक कौन कौन प्रयोग करते हैं? चलिए, जो फेसबुक प्रयोग करते हैं उनको फेसबुक के ऊपर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के रोज की पोस्ट को रोज शेयर करना है, और एक बार प्रणाम गुरुजी, ओम गुरुजी, जो आपको ठीक लगे वो आप लिख दीजिए। हर पोस्ट को लाइक करना और शेयर करना। पूज्य दीदी का कार्यक्रम, रामायण आपको अच्छी लगती है, गीता अच्छी लगती है, योग दर्शन अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो हम सारा नहीं पढ़ा सकते, सारा नहीं बता सकते। तो आपको पूज्य दीदी को सुनना हो तो लाइव घर बैठे आप रामायण भी सुन सकते हैं। रोज सुबह 9, 9:30 बजे लाइव 1 घंटे का कार्यक्रम आता है। तो पूज्य दीदी का अकाउंट, संगठन का अकाउंट, उनको भी आप लाइक, फॉलो वहां से सीख सकते हैं। आप में से ट्विटर का अकाउंट किस किस के पास है? ये गड़बड़ है। देखिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर हम कुछ भी लिखें उससे मुद्दा नहीं बनता। ट्विटर के ऊपर कुछ लिखें, अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ कहेगा तो वो ट्विटर के ऊपर कहता है या व्हाट्सएप के ऊपर कहता है? ट्विटर के ऊपर ना। ट्विटर को बुद्धिजीवी लोगों का प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो आप और हम यदि योग आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं, सनातन को, तो हमें किसके ऊपर एक्टिव ज्यादा रहना पड़ेगा? ट्विटर के ऊपर रहना पड़ेगा ना। तो जैसे व्हाट्सएप चलाना है वैसे ही ट्विटर चलाना है, और आपको इन 5 दिनों में, 2 दिनों के अंदर जब भी ग्रुप में बैठने का मौका मिले, किस किस का ट्विटर का अकाउंट बना हुआ है हाथ खड़ा करेंगे? आपकी जिम्मेदारी है, आपको कम से कम 10 बहनों को ट्विटर का अकाउंट बनवाना है, और पूज्य स्वामी जी महाराज का, पूज्य आचार्य जी के अकाउंट को उनको फॉलो करवा के उसको रीट्वीट कैसे करते हैं, रीपोस्ट कैसे करते हैं, ये सिखाने का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको सक्रिय रहना है। आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर आपको लगातार सक्रिय रहना है। इसके अलावा आपको पूज्य स्वामी जी महाराज का कोई कार्यक्रम, पूज्य आचार्य जी का देखना है तो यूट्यूब आप सब देखते हैं, नहीं देखता? तो YouTube के ऊपर भी आपको पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है, कोई पुराना प्रोग्राम देखना है, तो सारे प्रोग्राम आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगे। पिछले लगभग 15 साल के सारे कार्यक्रम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के YouTube चैनल पर हैं। तो ये हमने आज संस्थान के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में थोड़ी सी बातचीत की, और मुझे आपके बीच में आकर बहुत आनंद हुआ। और इस बात के लिए भी आपका अभिनंदन कि सुबह 4 बजे के आप उठे हुए हैं, कोई रात को 10 बजे आया होगा, कोई 12 बजे आया होगा, 1:30 बजे तक आप आए हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य आपको बोर करना या आपको बहुत अधिक परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि 5 दिन आपको जीवन में पहली बार यह मौका मिला है, इसमें हम आपको अधिक से अधिक सिखाकर भेजें। तो इन 5 दिनों में आपको आलस्य प्रमाद नहीं करना और सारे सत्रों में गंभीरता के साथ रहना है, क्योंकि हमें भी आपको इसके अतिरिक्त दोबारा कभी सिखाने का अवसर नहीं मिलने वाला। इसलिए हम आपके ये लंबे लंबे सत्र कर रहे हैं।
अच्छा, हमें तो हर हफ्ते सत्र करना है। पूज्य दीदी को केवल ये कार्यक्रम थोड़ी करना है, पूज्य बहन देवादित्य जी को केवल एक कार्यक्रम नहीं करना। आप तो केवल 5 दिन के लिए आए हैं, 5 दिन के बाद दूसरा ग्रुप आएगा, तो सबको ऐसे ही सिखाना है या नहीं सिखाना? हमें 5 दिन बाद फिर इसी के ऊपर भाषण देना है। तो बोरियत आपको ज्यादा होनी चाहिए या हमें ज्यादा होनी चाहिए? हमें होनी चाहिए ना, लेकिन हम महसूस नहीं करते। आपकी हिम्मत हो तो हम लगातार आपके 16-16 घंटे, 18-18 घंटे, हम ये चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक यहां से सीख कर जाओ। तो आप सब सुनते रहे, आप सब गंभीरता से बैठे रहे। आपके धैर्य को, आपकी गुरुनिष्ठा को प्रणाम। और बस एक अंतिम बात, जो पूज्य दीदी ने पुण्यों की जो बात की, देखिए ये जो गांधी जी वाले नोट हैं, ये नोट तो इस दुनिया में आप भारत को क्रॉस करके अफगानिस्तान चले जाएं तो चलने वाले नहीं है। अगर आपको ये जीवन और अगला जीवन अच्छा करना है, आप चाहे धर्मगुरु नहीं है, आप सांसारिक व्यक्ति हैं और सांसारिक व्यक्ति में संसार को भी अच्छे से जीना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है पुण्यों की कमाई करना। और पुण्यों की कमाई के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हॉस्पिटल खोल दें आप टी सीरीज के मालिक की तरह भंडारा चलाएं, वैष्णो देवी में रोज लाखों लोगों को भोजन करवाएं। उतना पैसा आपके पास नहीं होगा, हॉस्पिटल खोलने का पैसा नहीं है, धर्मशाला खोलने का पैसा नहीं है, लेकिन मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं कि एक योग शिक्षक अगर 50 लोगों की योग की कक्षा लगाता है तो वो 1 साल में हर दिन वो जो सेवा करता है, लोगों को योग सिखाता है, तो एक हॉस्पिटल खोलने जितना पुण्य उसको मिलने वाला है। लाखों रुपए का पुण्य, दान करने का जो पुण्य है, वो एक योग की कक्षा चलाने से मिलता है। 1 साल में आपकी एक योग की कक्षा में 20 लोगों का बीपी या डायबिटीज ठीक हो गया। एक व्यक्ति को 40 साल की उम्र में डायबिटीज की बीमारी हुई, 60 साल तक जब तक वो जिएगा तो 20 सालों में WHO डॉक्टर ये मानते हैं कि वो कम से कम 25-30 लाख रुपए बीमारी के ऊपर खर्च करेगा। फिर उसकी छुट्टियां होंगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसको साइड इफेक्ट से दूसरी बीमारियां होंगी, तो जो डिजीज का बर्डन है वो लाखों रुपए में पड़ता है। आपने एक डायबिटीज के रोगी को ठीक कर दिया तो 30-40 लाख रुपए दान करने का पुण्य आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप योग की सेवा करेंगे तो 40 लाख रुपए आपको अगले जन्म में कई गुना होकर मिलने वाले हैं। इस जन्म में उसका प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप हमारे लिए योग की कक्षा लगाएं ना लगाएं, पूज्य दीदी ने कहा ना कि हर व्यक्ति अपने सुख के लिए काम करता है, तो आपको यदि सुख चाहिए तो योग से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, पूज्य दीदी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। हमारी सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। बोलिए भारत माता की।